हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेज लगाई जा रही हैं, तो इस कड़ी में हम जोड़ते हैं तो मैथिलीशरण गुप्त जी का जो जयद्रथ वध है वो कविता का क्वेश्चन है, वो हमने कर लिया था कि जयद्रथ के वध का क्या कारण था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता वो है भारत भारती की लोकप्रियता पर प्रकाश डालना है। तो भारत भारती है वो मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम ऐसी काव्य रचना जिसमें अटल विदेश भक्ति की भावना तथा अतीत की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। भारत भारती में यह भावना सशक्त रूप से उभर कर सामने आई है। भारत भारती काव्य की लोकप्रियता का प्रमुख कारण यह है कि इसमें भारतवर्ष के स्वर्णिम अतीत का वर्णन है, तो वर्तमान की पतनोन्मुख दशा पर तीक्ष्ण क्षोभ और व्यथा व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ देशवासियों के मन में भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं को जागृत करने के लिए अनेक स्वप्न भरे पड़े हैं। कवि ने भारत भूमि को सबसे प्राचीन देश और संसार का सिरमौर बताया है, तो इसे भगवान की भवभूतियों से परिपूर्ण भूमि कहा है। तो अतीत के गौरव गान का वर्णन करने का कारण क्या है कवि का, ताकि जो भारत देश की जो जनता है वो अपने अतीत से कुछ प्रेरणा ले और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़े, उस हमारे वीरों के पद चिन्हों पर चले। तो उनकी सिरमौर बताते हुए क्या कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो इस तरह से क्या आगे बताया है, भारत भारती के अतीत के खंड में कवि ने भारतीयों के सदचरित्र का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे सदा ईश्वरीय नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करते थे। वे कभी अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते थे। वे सदैव शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। वे इस नियमों की कभी अवहेलना करते न थे। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। चिंता परपूर्ण अशांतिपूर्वक वे कभी मरते न थे। तो कवि ने भारतवर्ष के अतीत के गौरव की इस गाथा के द्वारा भारतवासियों में देशभक्ति व स्वाभिमान की भावना भरने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। तो भारत जो देश है वो क्या हो रहा था, अत्यंत महत्वपूर्ण कही जा सकती है उनकी ये काव्य रचना इस दृष्टि से, क्योंकि भारत जो देश है वो गुलामी की पीड़ा से करा रहा था और उस समय पर इस काव्य रचना के द्वारा देशवासियों को निश्चित रूप से उस पीड़ा से उभरने का मार्ग दिखाया गया था। कविवर गुप्त जी को तत्कालीन भारत की वर्तमान दयनीय दशा का वर्णन भी उनके द्वारा किया गया है। तो उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे। हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक हमसे आगे बढ़ गई और हम वैसे ही पड़े रहे। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। क्या हम लोग अपने उद्देश्य से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते। क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी नहीं जा सकती। सचमुच हमारी यह निद्रा चिर निद्रा है। क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं। यानी कि भारत देश जब गुलाम हो गया था उसको लेकर के जैसे मैथिलीशरण गुप्त जी के हृदय में बहुत पीड़ा है और इसको लेकर के वो बहुत ही निराश हो गए हैं। और उसके बाद क्या बताते हैं, भारत भारती काव्य में कवि ने भारतवर्ष के वर्तमान स्थिति से न उभरने के किसी प्रकार के प्रयास न किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। कवि ने समय की परिवर्तनशीलता को प्रकृति का अटल नियम कहा है। सुख दुख विपदा संपदा का चक्र सदा से चलता आया है। भारतवर्ष अतीत में अत्यंत उन्नत था, किंतु समय के चक्र के कारण वर्तमान में अवनति के कारण दयनीय दशा में जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि को इस बात का दुख है कि वह अवनति की स्थिति से उभरने का प्रयास नहीं कर रहा है। चंद्रमा के उदाहरण के द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया है कि आकाश को चंद्रमा के ह्रास का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पश्चात वह फिर से नए रूप में आकाश में दमकने लगता है। चिंता तो तब होती जब चंद्रमा का नया विकास न होता। भारतवर्ष के विषय में भी यही चिंता कवि के द्वारा व्यक्त की गई है। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। तो मैथिलीशरण के का जो काव्य है भारत भारती की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या कहा है कि कवि ने जहाँ अतीत के गौरव गान करके देशवासियों में आत्म गौरव व स्वाभिमान की भावना जगाई है, वहीं वर्तमान भारत की जनता की दुर्दशा का वर्णन भी
किया गया है और उसको वर्णन करते हुए उसकी स्थिति को बदलने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत काव्य रचना में कवि ने भारतवर्ष की जनता की गरीबी, अनपढ़ता, दारिद्र्य, कृषक की दयनीय दशा, व्याधियों, व्यापार की खराब दशा, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं, धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे, जातिगत एवं धर्मगत भेदभाव के कारण आपसी फूट, विदेशियों की गुलामी, आत्मविस्मृति, चारित्रिक पतन आदि अनेक विषयों का यथार्थ चित्रण करके भारतीय जनता को इन सभी समस्याओं के प्रति सतर्क रहने के लिए संदेश दिया है। उसके बाद क्या कहा है कि कविवर मैथिलीशरण गुप्त जी का यह जो कथन है वो शिक्षा के संबंध में आज से 100 वर्ष बाद भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने सन 1911 में भारत भारती काव्य की रचना की थी। तो क्या कहा, इस प्रकार कवि ने कृषि और व्यापार को लक्ष्य करके लिखा है, इस रतन गर्भा भूमि पर हा दैव ऐसी दीनता, यानी कि भारत की जो भूमि है वो रत्न उत्पन्न करने वाली होती थी, लेकिन आज इस देश की भूमि है वो कैसी हो गई है, तो वो बड़ी दुखी भावना अपनी व्यक्त करते हैं। है सोच कृषि से कम नहीं व्यापार की भी हीनता, जिस देश की वाणिज्य की सर्वत्र धूम मची रही, क्या पर मुखापेक्षी नहीं है आज पद पद पर वहीं, यानी कि आज हमें व्यापार के लिए भी दूसरों का मुख ताकना पड़ता है। तो इस प्रकार से कवि ने भारत भारती के तीसरे खंड में भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भारतीय जनता के मन में नई नई आशाएं एवं आकांक्षाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया है। कवि का मत है कि संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो सचमुच उपयोग से सिद्ध ना हो सके, किंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। बिना उत्साह के उद्योग व्यर्थ होता है। इसी उत्साह एवं मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। गुप्त जी के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने भारत भारती काव्य के माध्यम से भारतीय जनता में ऐसा उत्साह उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि वे अपने उद्योग से जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकें। भारत भारती काव्य रचना की लोकप्रियता का कारण है कि जब इसकी रचना की गई थी तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, चारों ओर निराशा एवं निरुत्साह का वातावरण छाया हुआ था। भारतीय जनता का अंग्रेजों के द्वारा हर प्रकार से शोषण किया जा रहा था। किसी को भी यह सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय जनता कर्तव्य विमुख हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कविवर गुप्त जी ने भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना ही नहीं कही, अपितु भारतीय जनता को भाग्य के भरोसे बैठे रहने की अपेक्षा पौरुष का पाठ पढ़ाया, जिसे साधन बनाया वे अपने वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं, एक वीरता का संदेश देते हुए मैथिलीशरण गुप्त जी अपनी कविता में कहते हैं, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भारत की क्या भावना अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान कर्म का तुम्हें तो कभी आता नहीं। इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि कविवर गुप्त जी ने अपनी इस काव्य कृति के माध्यम से भारतीय आत्मा को झकझोर डाला है, उसे संघर्ष, उत्साह एवं कर्म का मार्ग दिया है, जिस पर चलकर हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। संसार में कोई किसी की सहायता करने नहीं आता, सबको अपना सहायक खुद बनना पड़ता है, तभी खुदा भी उसी की सहायता करता। आपने सुना होगा कि भगवान भी उसी की सहायता करता जो स्वयं की सहायता करता है। अपने सहायक आप होगा सहायक प्रभु तभी, बस चाहने से ही किसी को सुख नहीं मिलता कभी। अंत में कवि ईश्वर से भारतवर्ष को सचेत एवं कर्मशील, आपसी सद्भाव व प्रेम करने वाले बनाने की दीनता करता है। यह आर्य भूमि सचेत हो फिर कार्य भूमि बने, हा वह प्रीति नीति बढ़े परस्पर भीति भाव भगाइए, किसके शरण होकर रहें अब तुम बिना गति कौन है, हे देव अपनी दया फिर एक बार दिखाइए। तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हुए मैथिलीशरण गुप्त जी इस भारतवर्ष की जनता को रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं।
अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत भारती अत्यंत लोकप्रिय काव्य रचना है। आज तक इस काव्य रचना की लोकप्रियता कम नहीं हुई, अपितु इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कवि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर भारतवासी वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत भारती जो कविता है वो हमें किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को करने का संदेश देती है और अतीत की घटनाओं के साथ हमारे अतीत के माध्यम से वो भारतीय जनता को जगाने की प्रेरणा देती है और अपने कर्तव्य कर्म पर अग्रसर होने के लिए बल देती है। धन्यवाद।